तो आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान से आई खबरें बयान कर रही हैं। 6 मई 2025 की देर रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में वो हमला किया जिसकी मांग देश के तमाम नेताओं से लेकर आम लोग तक कर रहे थे। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को उन महिलाओं के बदले के तौर पर देखा जा रहा है जिनके सिंदूर, जिनके सुहाग को 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले में उजाड़ दिया गया था। आतंक के 9 अड्डे और उन अड्डों पर भारतीय सेना का हमला। इस हमले में एक परिवार के 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये परिवार है आतंकी मसूद अजहर का। मसूद अजहर नाम सुनते ही आपके दिमाग में IC-814, संसद पर आतंकी हमला, पठानकोट और पुलवामा के आतंकी हमलों की तस्वीर घूमने लगी होगी। भारत को इतना दर्द देने वाला, इतने परिवारों को उजाड़ने वाले मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना के हमले से सूना हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे कि मसूद अजहर के परिवार के कौन लोग मारे गए हैं और बात करेंगे कि मसूद अजहर है कौन। बात उस डील की भी करेंगे जिसकी वजह से मसूद को छोड़ा गया और आगे चलकर उसने भारत पर एक के बाद एक आतंकी हमले किए जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव और ये कहानी है आतंकवादी मसूद अजहर की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग मारे गए इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, मगर एक खबर आई पाकिस्तान से। BBC उर्दू ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें लिखा है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 साथियों को पक्सीटन के बहावलपुर में हुई एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। बहावलपुर मसूद का गढ़ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी अपनी खबर में लिखा है कि मसूद के ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन इस हमले में मारा गया। BBC उर्दू ने मसूद के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक बयान के हवाले से बताया है कि हमले में मसूद की बड़ी बहन, उनका पति, भतीजे और 5 बच्चे मारे गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि यह हमला हुआ कहां। भारत ने जिन 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है उनमें से बहावलपुर सबसे अहम जगह है क्योंकि यही मसूद अजहर और उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद का इलाका है। बहावलपुर के सुभान अल्लाह कैंप और उस्मानो अली कैंप पर यह हमला किया गया है। BBC उर्दू की रिपोर्ट से इस बात की भी तस्दीक हो जाती है कि मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान में ही है और उसका परिवार भी वहीं बसा हुआ है और पाकिस्तान ने मसूद को आश्रय दिया हुआ है। यहां पाकिस्तान के उन दावों का भी पर्दाफाश हो गया जिसमें कहा जाता था कि मसूद पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। यह तो हुई उस हमले की बात जो मसूद के परिवार पर हुआ, मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मसूद के बचपन के बारे में इतना पता है कि उसके पिता अल्लाह बख्श शबीर बहावलपुर के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और एक मस्जिद के मौलवी भी। मसूद की 8वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। तब उसके पिता मास्टर शबीर के एक दोस्त मुफ्ती सईद ने उनसे कहा कि वो मसूद को उस मदरसे में भेज दें जहां मुफ्ती सईद खुद पढ़ाते हैं। शबीर मान गए और मसूद अजहर कराची के उस मदरसे में चला गया और वहीं से ग्रेजुएट होकर आलिम बन गया। जिस वक्त मसूद अजहर मदरसे पहुंचा था तब तक अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी दाखिल हो चुकी थी और उनसे लड़ने के लिए मदरसे में मुजाहिद तैयार हो रहे थे। उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। इस ट्रेनिंग में मसूद अजहर भी शामिल हुआ। ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी। इस दौरान कराची में हरकत-उल अंसार नाम के चरमपंथी संगठन का दबदबा भी था। फिर आया साल 1989। अफगानिस्तान से सोवियत आर्मी एग्जिट ले चुकी थी। अफगान वॉर भी खत्म हो चुकी थी। अजहर आलिम था, इस्लाम का जानकार था और जब वो बोलता था तब लोग उसे सुनते थे। लिहाजा अजहर को जिहाद का प्रचार करने के लिए दुनिया के बाकी मुल्कों में भेजा गया। अफ्रीका के कई देशों में जिहाद का प्रचार करने और कई युवाओं को रिक्रूट करने के बाद आया 1993 जब अजहर ब्रिटेन पहुंचा। ब्रिटेन में अजहर ने बड़े बड़े इस्लामिक संस्थानों में भाषण दिए। वो 1 महीने यूके में रहा और वहां 40 से अधिक भाषण दिए। BBC ने एक रिपोर्ट में मसूद अजहर के बारे में लिखा था, द मैन हु ब्रॉट जिहाद इन ब्रिटेन। आतंक की दुनिया में मसूद का उभार शुरू हुआ 1993 में जब उसे हरकत-उल अंसार का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। दुनिया भर में अपने भाषणों की वजह से अजहर को लोग अब मौलाना मसूद अजहर कहने लगे थे।
1994 में अजहर की नजर भारत पर पड़ी और वो भारत आया। जनवरी 1994 में मसूद अजहर एक जाली पासपोर्ट के साथ बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। अब अजहर का नाम हो गया था वली एडम ईसा, पुर्तगाल का नागरिक। वली एडम ईसा उर्फ मसूद अजहर दिल्ली के कई पॉश होटलों में रुका। 1992 में गिराई जा चुकी बाबरी मस्जिद को भी देखने गया। इसके बाद मसूद श्रीनगर आया। यहां भी उसी फेक आइडेंटिटी के साथ वो पहुंचा था। दरअसल इन दिनों कश्मीर में सक्रिय दो आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन के बीच नोक-झोंक चल रही थी। मसूद इनके बीच झगड़ा सुलझाने के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान फरवरी 1994 में मसूद अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ, उसने भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को एहसास दिलाया कि उनकी कैद में जो शख्स था उसकी पहुंच कहां तक थी। 1995 में हरकत के आतंकियों ने 5 विदेशी नागरिकों को किडनैप कर लिया। बदले में मांगी गई अजहर की रिहाई, लेकिन यह मांग ठुकरा दी गई। माना यह जाता है कि इनमें से एक विदेशी नागरिक भाग गया था, मगर बाकी विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी हरकत उल मुजाहिदीन ने मसूद को छुड़ाने की कोशिश कई बार की थी, मगर यह मुमकिन हुआ दिसंबर 1999 में। 24 दिसंबर 1999 को एक प्लेन जिसका नंबर IC-814 था, उसे हाईजैक कर लिया गया। यह प्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। हाईजैकर्स प्लेन को पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कांधार ले गए। फ्लाइट के 186 यात्रियों को जिंदा छोड़ने की कीमत मांगी गई। पहली कीमत थी मसूद अजहर की रिहाई और इसके अलावा कुल 36 आतंकियों की रिहाई और साथ में $20 करोड़। लेकिन डील अंत में मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई पर डन हुई थी। 1999 में मसूद को भारत ने रिहा कर दिया। बदले में एक नागरिक के अलावा बाकी सभी को बचा लिया गया। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, मगर कई सालों बाद पता चला कि कांधार में ISI के अधिकारी भी मौजूद थे, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आतंकियों को शह देने में एक साथ थे। मगर तब भारत को शायद ही पता था कि जिस शख्स को रिहा किया गया है वही आने वाले 25 सालों में देश पर हुए तमाम आतंकी हमलों की वजह बनेगा। भारत से रिहाई के बाद मसूद ISI के साथ अफगानिस्तान गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां जाकर उसामा बिन लादेन से मिला। इसी दौरान बनाया गया एक संगठन, एक आतंकी संगठन जिसका नाम था जैश ए मोहम्मद। लिटरल मीनिंग है मोहम्मद की सेना। फिर आया अप्रैल सन 2000, जब कश्मीर के बादामी बाग में भारत के इतिहास का पहला सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ। यह अटैक करवाया गया था जैश ए मोहम्मद की तरफ से। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 2001 में जैश ए मोहम्मद ने ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक हमला किया जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। 2001 में ही दिल्ली में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। 2016 में जैश ने भारतीय सेना पर 3 बड़े हमले किए। नगरोटा जम्मू कश्मीर में 7 सैनिकों की मौत हुई, पठानकोट में 7 सैनिक और उरी में 19 सैनिक शहीद हुए। 2019 के पुलवामा हमले में जिसमें 40 जवान मारे गए थे, उसमें भी मुख्य आरोपी मसूद अजहर को ही माना जाता है। एक दिखावा करते हुए पाकिस्तान ने साल 2002 में जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित तो किया था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि मसूद को ISI का फुल सपोर्ट हासिल था। 57 साल के मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी मनवाने की कोशिश भारत ने लंबे समय से की, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की वजह से चीन ने इसमें लंबे वक्त तक साथ नहीं दिया। मगर 2019 में चीन भी झुका और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, यानी ग्लोबल टेररिस्ट। 57 साल का मसूद अजहर अक्सर पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण देता रहता है। पाकिस्तान के लोग उसे मौलाना मसूद अजहर कहते हैं। ये भाषण भारत के खिलाफ नफरत भड़काने वाले होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो साफ हो गया है कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहा है। लेकिन भारत का अगला कदम क्या होगा और क्या मसूद अजहर का अंत भी अब निकट है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मसूद अजहर से जुड़ी ये पूरी कहानी लिखी थी मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरी साथी निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।